इस टॉपिक में बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 82 एंड आईपीसी सेक्शन 83 के बारे में, जो कि बच्चों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में कानून है, उनके दंडों के बारे में और उनकी जो है उनके संरक्षण के बारे में प्रावधान है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आईपीसी सेक्शन 82 क्या प्रावधान करता है। आईपीसी सेक्शन 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आय के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 7 वर्ष के जो भी कम आय के शिशु हैं उनके द्वारा कोई भी अपराध, यानी कि कोई भी बात, वो कोई भी मान लीजिए कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए कोई भी कार्य कर देते हैं या कोई अपराध कर देते हैं, तो ऐसी बात कोई भी अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आय के शिशु द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से कम आय के बालक पर किसी से अपराध करवाता है तो वह बालक तो 82 सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग उसे लाभ मिल जाएगा, वो तो अपराध मुक्त हो जाएगा, उसे तो कोई भी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपराध करवाया है उसे दुष्प्रेरक, अपराध के दुष्प्रेरक के रूप में दंडित किया जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है 7 साल के कम का, मान लीजिए उस बच्चे से किसी को जहर खिलवा दिया, किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के खाने में जहर डलवा दिया है, तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चा तो आईपीसी सेक्शन 82 के थ्रू बच जाएगा, उसे उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे दुष्प्रेरक किया है उस व्यक्ति को सजा उतनी ही मिलेगी जितनी उस अपराध के लिए मिलनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 83 के बारे में। आईपीसी सेक्शन 83 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत समझने योग्य है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं 83 के अनुसार 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आय के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है। जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आय के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह अपने अवसर पर आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। देखिए इसमें अपरिपक्व समझ के शिशु को ही संरक्षण मिला है। ठीक है, आपने देखा होगा कि शिशु, जैसे मान लीजिए कई जो शिशु होते हैं वो 10 साल में बहुत समझदार हो जाते हैं, कई जो होते हैं ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 साल में समझदार नहीं हो पाते, उन्हें सोचने समझने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए 83 में अपरिपक्व समझ के शिशु को संरक्षण मिला है, लेकिन 83 ये भी कहती है कि 83 के अनुसार, आईपीसी 83 के अनुसार 12 वर्ष से कम आय और 7 वर्ष से अधिक आय के ऐसे शिशु जिन्हें परिपक्व बुद्धि प्राप्त है, जो अपने व्यवहार की प्रकृति को समझ सकता है, अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है। भाई दोनों कंडीशन है। अगर कोई मंद बुद्धि बालक है, अपरिपक्व बालक है, उसने कोई अपराध कर दिया तो वो तो क्षमा योग्य है। लेकिन जो 12 साल से कम और 7 वर्ष से ऊपर का कोई ऐसा बालक है जो समझ सकता है अपने कृत्य को और परिपक्व बुद्धि का बालक है, तो वो जो भी अपराध करता है उसके लिए वो उत्तरदायी होता है, और जो भी अपराध करेगा उसे सजा होगी और उसे कुछ समय के लिए सुधार गृह जो है वो भेजा जाता है। अधिकतर क्या होता है, जो बच्चे ऐसे होते हैं 12 साल से कम के बच्चे, उन्हें अधिकतर न्यायालय ये चाहता है कि इन्हें सुधार गृह में भेजा जाए और ये जो है कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें और ये सुधर सकें। न्यायालय का फोकस जो होता है बच्चों को सुधार की तरफ होता है बस, और उनकी नई जिंदगी जो है वो अपना नमस्कार, माय लॉर्ड में आपका स्वागत है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका साफ मतलब है कि आपको स्वतंत्र रूप से सोचने और बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका गलत फायदा उठाएं। कई बार लोग इस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने कृत्यों के जरिए अश्लील आचरण को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह के व्यवहार से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में कई प्रावधान किए गए हैं। चलिए जानते हैं इन प्रावधानों से जुड़ी कुछ अहम बातें। आईपीसी की धारा 292 की उपधारा 1 अश्लीलता के अर्थ को समझाने का प्रयास करती है और उपधारा 2 में अश्लील सामग्री की बिक्री के अपराध की सजा तय की गई है। आईपीसी की धारा 292 की उपधारा 1 के मुताबिक धारा 292 की उपधारा 2 के संबंध में पुस्तक, पैम्पलेट आदि को अश्लील तब माना जाएगा जब वो या तो सेंसुअल यानी कामुक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, या इसके किसी भी भाग से ऐसे लोगों को भ्रष्ट किया जा रहा है या उन लोगों को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है जो संभावित तौर पर इन पुस्तक या पैम्पलेट आदि को पढ़ेंगे या देखेंगे। वहीं अगर बात की जाए आईपीसी की धारा 292 की उपधारा 1
ए की, तो उसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स अश्लील पुस्तक, पैम्पलेट, रेखाचित्र, रंग चित्र इत्यादि को बेचता है, किराए पर देता है या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरह से प्रचलन में लाता है, बिक्री, किराए, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए ऐसी चीजों को अपने कब्जे में रखता है, तो वो इस अपराध का दोषी माना जाएगा। आईपीसी की धारा 292 की उप धारा 1B के मुताबिक भी कुछ इसी तरह के अपराध की सजा तय की गई है। आईपीसी की धारा 292 की उप धारा A से D तक में किए गए ऐसे कार्यों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को 2 साल तक की जेल या 2000 रुपए तक के जुर्माने तक की सजा भी तय है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इस अपराध को दोहराता है तो इस स्थिति में उसे 5 साल तक की जेल या 5000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। अगर उपरोक्त कार्य जनता की भलाई के लिए किया गया हो या जब इसका इस्तेमाल किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया हो, तो इन दोनों स्थितियों में ये कार्य किसी धारा के तहत अपराध नहीं माने जाएंगे। आईपीसी की धारा 293 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु के किसी भी किशोर या युवक को कोई अश्लील वस्तु बेचता है, किराए पर देता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रदर्शित करता है या प्रचलित करता है, तो ऐसे करने का प्रस्ताव या प्रयास करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल या 2000 रुपए तक के जुर्माने तक की सजा हो सकती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इस अपराध को दोहराता है तो इस स्थिति में उसे 7 साल तक की जेल या 5000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। बात करें आईपीसी की धारा 294 की, तो उसके मुताबिक जो भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करता है या अश्लील गाने गाता है, तो दोष साबित होने पर उसे 3 महीने के लिए कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। कानून से जुड़ी इस तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉ। ले अमर, आ गई ले मुर्गा। बुलाओ करा। हेने आओ, हेने आओ। के हम? हाँ हाँ, तोहरे के बुलाओ तनी, हेने आओ। अच्छा, न्यू एडमिशन? हाँ, कौन ईयर में? फाइनल ईयर में। वाह गुरु, कॉलेज में पहला दिन और लड़की साथ में। अमन, प्रिंसिपल साहब, ये क्या हो रहा है? हटो! तुम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो कि लड़ने आते हो जी? आए? इस मौके पे एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। क्यों आपस में लड़ते हो ऐ बेटे हिंदुस्तान के? क्यों आपस में लड़ते हो ऐ बेटे हिंदुस्तान के? और लड़ना ही है तो जाके सरहद पे लड़ो, नामो निशान मिटा दो पाकिस्तान के। नाउ ओके, ऑल यू गो टू योर क्लासेस। जाओ तुम लोग भी क्लास जाओ, चलो जाओ, जाओ जी तुम लोग भी जाओ। तोके तो हम बाद में देखा। अब तई कॉलेज में एडमिशन ले ले बानी, रोजे देखत रहिया। What are you doing? आए? ई का कहलू हा? ये सब क्या तमाशा है? हमारे बिहार में जब कोई शहरी लड़की आती है ना, तो हम ऐसे ही स्वागत करते हैं। अच्छा, ओए 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 ओ वाह! हमारे मुंबई में जब कोई लड़का ऐसी हरकत करता है तो हम ऐसे जवाब देते हैं, यू स्टूपिड देहातीस, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। ए भैया, ये तो मिर्ची जैसन तीत लागतिया हो। ए भैया,
मीठ लागल हो कि तीत? लो तुम भी टेस्ट कर लो। जाहिल गवार, देहाती कहीं के। तनी हथवा संभाल के रख, नहीं तो मुंबई के नाजुक कलाई बिहारी मरद से टकराई तो चूर चूर हो जाई। और हाँ, देहाती देहाती का लगोले बड़ू, हईसन कपड़ा पहन के चलब तो लोग सीटी ना बजाई तक घंटा बजाई। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे पहनूं। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? ठीक बा पहन, लेकिन एक बात ध्यान रखिया, ये बिहार है, इतना उगार के चलबू तो लोग अगरबत्ती ना दिखाई, सीधा हरे रामा हरे कृष्णा गाई, आ तू कहबू रे माई। हाउ डेयर यू! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आई विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। क्या ये सच है? तूने इसको छेड़ा है? तुमने इसके साथ बदतमीजी की है? सर, हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज में अगर लड़कियां ऐसे कपड़े पहन कर आएंगी तो लड़कों का ध्यान भटकेगा सर, पढ़ाई का खाक करेंगे। तो क्या तुम लोगों की वजह से हम लड़कियां जीना छोड़ दे? तुम लोगों को खुद पे कंट्रोल नहीं है और नसीहत लड़कियों को देते हो। अरे यार, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कौन सही है कौन गलत है। सर, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको समझाते हैं। हाँ, ये काम कीजिए। हाँ। इसके टांग को देखिए, जरा गौर से देखिए और महसूस कीजिए कि आपके ठेहुना में दर्द हो रहा है कि नहीं। अरे वाह, पूछवाइए ना सर। हाँ सर, जब आपका पसीना छूट गया तो जरा इस कॉलेज के लड़कों के बारे में सोचिए। 14 साल में जवान हो जाते हैं और शादी 26 साल के बाद होती है, उनका क्या हाल होता होगा। यू आर राइट। थैंक यू सर। ये सही कह रहा है, कल से तुम ढंग के कपड़े पहन के कॉलेज में आया करो। आप ये क्या कह रहे हैं सर? आपके कॉलेज में कोई ड्रेस कोड है कि ये पहनो ये मत पहनो? मेरी मर्जी, मुझे जो पहनना होगा मैं पहनूंगी, और अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं कुछ नहीं पहनूंगी। अरे राम, मैं क्या करूं अब भाई। हे यू, वेरी स्मार्ट। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है ये हरकतें करके तुम मुझे पटा लोगे? ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। ए, तू अपने आप के स्वर्ग के अप्सरा समझाता रुका? तोहरा जैसन लड़की के पटावल हमरा कानी उंगली के खेल बा। बड़े बाप की बेटी हूँ। आज के टाइम पर लड़कियों की जो प्रेफरेंस होती है वो होती है छोटे कपड़े पहनना। जितने ज्यादा छोटे कपड़े होंगे उतनी ही ज्यादा लड़की का स्टैंडर्ड हाई माना जाता है और उनको बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है कि यार ये ना बहुत हाई फाई लड़की है, ये तो कमाल है, ये तो बहुत पैसे वाली है, बहुत एजुकेटेड है। हम ऐसे ट्रीट करते हैं उन लड़कियों को जो शॉर्ट कपड़े पहनती हैं। समवेयर इस माइंडसेट से भी बढ़ावा मिलता है छोटे कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि ये डिमांड में है और लड़कियां इस चीज को जानती हैं कि शॉर्ट पहनेंगी तो उनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, उनके चाहने वाले बढ़ेंगे, उनको प्यार करने वाले बढ़ेंगे। इसलिए भी वो छोटे कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करती है और काफी हद तक ऐसा होता भी है। आप जाके रील्स पे एक बार चेक कीजिए, आपने टिकटॉक पर देखा होगा, आपने रियल लाइफ में भी देखेंगे कि जो लड़की छोटे कपड़े पहनती है उसके आगे पीछे लोग मंडराते हैं, घूमते हैं। अगर रील में कोई लड़की शॉर्ट कपड़े पहन के बनाती है, अपनी बॉडी को एक्सपोज करती है, तो उसके फॉलोवर्स, उसके लाइक्स उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये डिमांड में है, लोगों को यही चाहिए और लड़कियां वही करती हैं ताकि वो पॉपुलर हो पाए। तो पॉपुलर होने के लिए भी ये सब किया जाता है। लेकिन बात ये आती है कि छोटे कपड़े पहनना सही है या फिर गलत है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि
आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये हर एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस होती है, पर्सनल चॉइस होती है, जिस पर किसी को भी उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। सो अगर कोई भी लड़की कुछ पहनती है तो इससे किसी लड़के को ये अधिकार नहीं मिलता, किसी लड़की को ये अधिकार नहीं मिलता कि उसके ऊपर उंगली उठाए। ये सबसे पहली चीज है जो सबको समझनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो वीडियो है इसमें मेरे खुद के विचार हैं कि मैं इंडिविजुअली क्या सोचती हूँ ऐसे कपड़ों के बारे में, शॉर्ट्स के बारे में। इसके अलावा हो सकता है आप इस चीज से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, और आप कुछ भी करते हो, इट इज ओके, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक सोच होती है। ये मेरी सोच है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए, हद से ज्यादा अपनी बॉडी दिखाना कहीं तक भी जायज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये लड़कियों की खुद की चॉइस नहीं होती। समवेयर जो वो कपड़े पहनती है ना, उसका रीजन ये होता है कि भाई लोग पसंद करते हैं, लोगों की डिमांड है शॉर्ट कपड़े पहने, इसलिए लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहनती हैं। वो इसलिए नहीं पहनती कि वो इंडिविजुअली बहुत पसंद करती हैं। ये समवेयर अगर लड़कियां थोड़ा सोचेंगी ना अपने बारे में तो उनको समझ में आएगा कि अगर वो कुछ भी कर रही हैं तो उसके पीछे रीजन यही है कि लोगों को क्या पसंद आएगा, लोग मुझे कैसे पसंद करेंगे, लोग मुझे कैसे चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि लोगों के बारे में ना सोचिए। अगर आप पर्सनली उसमें कंफर्टेबल हैं, अगर आप पर्सनली चाहती हैं कि आप छोटे कपड़े पहने तो आप पहने, लेकिन अगर आप ये सब इसलिए कर रही हैं कि लोगों को पसंद आएगा तो सच में आप बहुत गलत कर रही हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी है। आपकी बॉडी को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा ये आपको डिसाइड करना है, ये सामने वाला डिसाइड नहीं करेगा। हर किसी को खुश करने के लिए, हर किसी को पसंद आने के लिए छोटे कपड़े पहनना, अपने बॉडी को एक्सपोज करना कहीं तक भी जायज नहीं है, कहीं तक भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज आपको ये समझना चाहिए कि जो आपकी बॉडी है ना, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आपने उसको एक्सपोज करके दुनिया को ये परमिशन दे रखी है कि आपकी प्रॉपर्टी को निहारे, आंखें सेके और आंखें सेक कर खुश हों। ये आपका शरीर है, आपको ये चूज करना चाहिए कि आपकी बॉडी कौन देखेगा। आपकी बॉडी देखने का अधिकार किसको है? आपने अपनी बॉडी को पब्लिक प्रॉपर्टी बना रखा है कि आओ देखो और एंजॉय करो, सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, इसलिए कि 4 लड़के आपसे दोस्ती करने के लिए पागल हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई दूर से आपको देख देख कर खुश हो जाएगा, सिर्फ इसलिए। इसका कोई यूज नहीं है। अगर आपने अपनी बॉडी को एक्सपोज कर ही दिया, हद से ज्यादा आप करती हैं, तो आपके पास अपना बचा क्या। साथ ही आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप अपनी बॉडी का इतना ज्यादा एक्सपोज करती हैं तो हो सकता है आपके फॉलोवर्स हैं, आपको पसंद करने वाले हैं, रियल लाइफ में कुछ लड़के हैं जो आपके पीछे पागल हैं, बट इनमें से कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपको ना सब लोग माइंड में पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के रखते हैं। ये लोग आपको सामने से कितना भी प्यार दिखाएं, आपके लिए कितने भी दीवाने बन जाएं, कितने भी आपके लिए उतावले हो जाए आपको पाने के लिए, बट ये लोग आपकी कभी भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि एक बार आपको पाने के बाद इनको यही फील होता है कि यार ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा क्या है। वो आपके साथ में कुछ ऐसा फील नहीं करते जो उनको ये लगे कि यार ये सिर्फ मेरी है। ये फील नहीं आता लड़कों को। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही पर्दे में रहें, लेकिन हद से ज्यादा एक्सपोज करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ बचता ही नहीं है जिसकी वजह से कोई इंसान देखने की इच्छा रखे आपको। जब तक आपकी बॉडी कवर है, ढकी हुई है, आप बेहद खूबसूरत हैं, आप इज्जत करने वाली चीज है, आप प्यार करने वाली चीज है, बट जहां आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कर देती है ना, तो आप सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने वाली चीज बन के रह जाती हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। क्या लड़कियों के छोटे कपड़े प्रोवोक करते हैं, लड़कों को उकसाते हैं? हाल ही में आपने एक वीडियो देखा था जिसमें कई सारी लड़कियां एक आंटी को घेर कर उनसे सवाल करती हैं, क्योंकि उन आंटी ने उनमें से किसी एक लड़की को छोटे कपड़े पहनने की वजह से कहा था कि ऐसी लड़कियों का रेप हो जाना चाहिए। जवाब में लड़कियों ने भी कहा कि आपके पास कुछ दिखाने के लिए ही नहीं तो आप छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं। और देवेंद्र सिंह का जो नेचर था वो पहले ही वो लड़कियों को गलत टच करता था और उसका नेचर ही ऐसा था पहले, और पहले भी उसने बहुत सारी लड़कियों को गलत नजर से देखा हुआ था। 9वीं कक्षा में आई
जब भी मतलब जो देती थी वो क्लास में जाती थी, पढ़ने जाती थी या कुछ भी करने जाती थी, तो वो जो शिक्षक था उसको मतलब अनबिहेवियर टच करता था, गलत टच करता था, रॉन्ग टच करता था। और लड़की को सबसे पहले पता चल जाता कि भाई रॉन्ग टच क्या होता है एंड राइट टच क्या होता है। इसी बच्ची के माँ बाप ने किसी के भी, और जहाँ पर अगर माँ भी काम करे और पिता भी काम करे, घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो सोचिए उस घर में ऐसे कांड हमेशा ही होंगे दोस्तों। इसलिए खासकर लड़कियों को ज़्यादा जागरूक बनाएं और पूरी चीज़ उसको बताएं कि बाहर कैसे जाना है, क्या करना है, हर चीज़। कोई मतलब वो नहीं रखें दोस्तों ओपनली, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। और 6 साल की लड़की अगर माँ बनती है तो सोचिए कितना शर्मसार है। और उसको प्रेग्नेंट करने वाला अगर घर का ही हो तो सोचिए कितना बड़ा मतलब अपराध है, क्योंकि घर का ही भेदी कहा जाता है लंका ढाए। और सोचिए घर का ही अगर आदमी भेदी अगर लंका ढाने लगा तो घर के ऊपर से तो आदमी का गार्जियन का तो विश्वास ही हट जाएगा। और वही काम इस लड़की के साथ हुआ दोस्तों। घर में रहता कौन था? घर में कोई नहीं, बस सिवाय इसके एक मामा के। अब सोच, हेल्थी बच्चे आजकल वैसे भी रहते ही हैं, खाते पीते हैं सब कुछ। उसकी बच्ची भी मोटी ताजी थी, तो माँ बोली कि अभी तो नॉर्मली 10 साल बाद अगर लड़कियां बड़ी होती हैं तो 10 साल बाद ही प्रेग्नेंट होती हैं। तो बोली कि ऐसा होगा, प्रेग्नेंट तो ऐसा कुछ नहीं। और रही बात घर में ही कौन ऐसा कर देगा बताइए 6 साल की लड़की के साथ। तो उसकी माँ को भी समझ, माँ भी उसकी जाती थी काम पर और पिताजी भी थे तो वो जाते थे, सरकारी नौकर थे, घर में बच्चा कोई नहीं। और क्या नाम है, सगा उसका मामा था, वो उसकी मम्मी बोली चलो घर पे ये अपना ही लोग रहेंगे, सहारा रहता है वो तो कोई का भी हो, चलो अपना रहता है, खासकर मैके का रहता है तो और सबसे धांसा रहता है कि चलो अपना ही है। जो अपना ही समझ लीजिए घर में रक्षक जहाँ भक्षक बन जाए तो कहाँ विश्वास रह जाएगा। वही इस लड़की के साथ हुआ दोस्तों। और बच्चों को ये बता दीजिए, लड़कियां को भी ये खास तौर पे, कि बाहर जाएं तो कैसे जाएं और कैसे मतलब कोई कैसे छुए क्या किया, तो टच तो पहले बताना जरूरी है किसी का भी। हाँ तो दोस्तों यही जब पुलिस वाले ने पूछा कि बेटी बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तब बेटी ने बताया बहुत प्यार से। मतलब पुलिस पूछी थी, उसमें भी डायरेक्ट पुलिस तो पूछ नहीं सकती हैं, उसमें भी लेडीज होती हैं, तो प्यार से बोली बताओ बेटा तुमको कैसे किसने टच किया क्या किया। तब लड़की बताती है कि मेरे बड़े मामा ने। जैसे ये शब्द उसकी मम्मी सुनती है लड़की की, किसी की भी होगी, समझ लीजिए पैर तले जमीन तो ऐसे ही खसक जानी है। और वही इस लड़की के मम्मी के साथ हुआ। अब सोचिए, लड़की तो नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होता है, क्या होता है टच वगैरह, और उसका मामा जो है रेप बहुत दिन से रेप कर रहा था। अब बताइए, अब ये सुन के समझ लीजिए उसके माँ तो मतलब काटे तो खून नहीं। किसी के साथ भी ऐसे दोस्तों हो सकता है, लेकिन पता जब चलता है जब मामा को तो सजा हो जाती है, मामा को तो सजा हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है दोस्तों, जब असली कातिल कोई और है। दोस्तों जब समाज जान जाती है बात, तब तो अपने तक वो बात नहीं रह जाती है, तब वो सार्वजनिक हो जाता है। तो भैया इतना देर करने से अच्छा है आंख खोल के सजग रहिए, घर में ही जो मैटर हो सुलझा लीजिए समय से। बताइए प्रेग्नेंट लड़की हो गई, तब उसकी माँ को भी लगा, अब पेट दिन पे दिन निकलता जा रहा था। अब बच्ची को भी कहा, जब लड़की जब कहने का पीरियड ही नहीं हुआ कुछ मतलब वैसा लगेगा, तब तो आदमी सकाएगा। बताइए 6 महीने में मतलब 6 साल में। फिर पुलिस बोली कि चलो एक बार इनका DNA टेस्ट कराते हैं इसके मामा से। जब दोस्तों मामा से DNA टेस्ट होता है, जब DNA टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वो असली पिता है ही नहीं, पिता कोई और है। मतलब अगर आदमी इस पे फिल्म बनाए तो मतलब फिल्म तो बहुत चले दोस्तों। बताइए रियल कहानी है। अब फिल्म की बात कर रहे हैं, एक लड़की पे जो बीती, उसकी माँ पे जो बीती, वो दुख हम कहते भगवान किसी पे ना बीते, लेकिन कहानी ऐसी है ट्विस्ट पे ट्विस्ट दोस्तों, तो सोचने पर आदमी मजबूर हो ही जाता है। इसकी लड़की के 2 मामा थे, और सोचो दोनों भक्षक, रक्षक की जगह। लड़की से जब पुलिस वाले फिर पूछे, जब DNA टेस्ट हुआ, ब्लड से हुआ, तो मामा से तो कुछ मिला नहीं। तय हुआ कि मामा रेप नहीं किए हैं, अब रेप किया दूसरा कोई है। अब रेप कौन किया? फिर पुलिस वाली फुट जैसे थी प्यार से उसको पुचकार के बेटी से पूछी कि बेटी बताओ तुमको इस मामा के अलावा कोई और टच करता था क्या? तो लड़की बोलती है कि हाँ छोटे मामा भी। अब ये सुन के तो मम्मी तो उसकी एक झटके में थी, फिर झटके में आ गई। तो कोई भी हो जाएगा, सदमे पे सदमा। फिर छोटे मामा को भैया उम्र कैद हुई, बड़े वाले को भी जेल हुई, इनको भी जेल हुई। सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, अपने पे तो विश्वास कभी ना करें।
इसलिए कहते हैं कि अपने से गैर भला, किसी से भी नहीं। आजकल इसी से कोई मतलब ही नहीं दुनिया में रखने वाला है। कोई भी अपना ही जब भक्षक है तो रक्षक दूसरा कहाँ होगा। इसलिए कहते हैं भैया, अपने लड़की अगर बाहर पढ़ने भी जा रही है दोस्तों, तो जिसके घर में भी है तो उसको समझा बुझा के मतलब हर चीज़ का अनुभव करा कर भेजें। और ये इस कहानी से भैया हम कहते हैं शिक्षा सबको लेना चाहिए कि कह रहे हैं बाहर अगर बच्ची पढ़ने जा रही है तो कैसा टच अच्छा है, क्या टच खराब है, तो उसको घर से शिक्षा दे के ही भेजा जाए। और देवेंद्र सिंह का जो नेचर था वो पहले ही वो लड़कियों को गलत टच करता था और उसका नेचर ही ऐसा था पहले, और पहले भी उसने बहुत सारी लड़कियों को गलत नजर से देखा हुआ था। 9वीं कक्षा में आई, जब भी मतलब जो अदिति थी वो क्लास में जाती थी, पढ़ने जाती थी या कुछ भी करने जाती थी, तो वो जो शिक्षक था उसको मतलब अनबिहेवियर टच करता था, गलत टच करता था, रॉन्ग टच करता था। और लड़की को सबसे पहले पता चल जाता कि रॉन्ग टच क्या होता है एंड राइट टच क्या होता है। अब मेरे पापा को छुड़वा क्यों नहीं रहे हो? इधर आओ ना थोड़ा। क्या है, क्या कर रहे हो आप? दूर होके बैठो ना। नहीं तो सड़ता रहेगा तेरा बाप जेल में ही। गर्मी हो रही है बहुत, ठीक है ना, यहाँ बात ना हो पाएगी। चलते हैं किसी होटल में, या आज घर पे कोई है नहीं। बोले जो मेरे पापा को बस छुड़वा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तू चाहिए। प्लीज मेरे पापा को छुड़वा दो, ऐसा मत। अच्छे से देख, डांस कर लिया, सब चीज हो गई है। तेरी बेटी बैठी मेरे सामने। हेलो पापा, कैसे हो आप? तुझे मैं अपनी औकात दिखाता हूँ। नहीं प्लीज मेरे पापा को उसके पैर पे क्यों पड़ रहे हो? जा भाई, तू जा जा। क्या बात है? हैं? कौन है भाई? क्या बात है? कौन है भाई? कैसे परेशान है तू? है कौन है? तो लड़की है ना भाई, इसके माँ के साथ और इसके साथ एक वकील ने इतना गलत किया ना भाई साहब। वो इसके पापा जेल में थे, इन्होंने एक वकील से बात किया था इसकी मम्मी ने, तो उसने बोला था कि 2 महीने 3 महीने में छुड़वा दूंगा तुम्हारे पति को। आज इस बात को 6 से 7 महीने हो गए। डेली रात में वकील आपके घर आता है ना? हाँ, वो मेरे घर पे आता है और मम्मी के साथ बदतमीजी करता है। अच्छा, मम्मी के साथ तो मतलब वकील भी आता है? हाँ, वकील ही आता है। अच्छा, मतलब रात भर रहता है फिर सुबह चला जाता है? हाँ। तो घर में तुम और तुम्हारी मम्मी रहती हैं बस? बस मम्मी और मैं ही है, क्योंकि पापा तो मेरे जेल में ही है। अच्छा। एक मामले में मैं शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर गई थी थाना नंदग्राम एसएचओ धर्मपाल सिंह के पास। उन्होंने मुझे एफआईआर दर्ज करने की बाबत जो है उसकी एवज में जो है मुझसे डिमांड की थी अपने रात एक साथ सोने के लिए। चाहते थे कि एक रात में उनके साथ सो जाऊं, उसके बाद वो मेरी एफआईआर दर्ज करें। सीपी गाजियाबाद अजय मिश्रा से मिली और उनके सामने ये बात रखी कि सर आपकी जो एसीपी हैं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट कर दी है, और दूसरा धर्मपाल जो सिंह है उन्होंने मुझसे ऐसे कहा था, उनकी जीडी में एंट्री भी गलत दिखाई है। छूटते ही वो बोलते हैं पेड़ भंगी चमार चमट्टी गंदी नाली के कीचड़ हो तुम लोग, चल निकल यहाँ से। मेरी एसीपी के खिलाफ शिकायत लेकर दर्ज करने आई है। उसके बाद जो वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे उनसे धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। मैंने घटना स्थल से मैंने 112 पे और डीसीआर कंट्रोल रूम जो है वहाँ पे फोन किया। उनका कहना है कि मैडम वो हमारे सीपी साहब है, हम कुछ नहीं कर सकते। मामले गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पहला नोटिस किया डीएम गाजियाबाद को, डीजीपी लखनऊ को। जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी हैं, कानून तोड़ के काम हो रहा है। इनकी एफआईआर जो इन्होंने कराई, जो अभद्रता एसएचओ साहब ने की थी वहाँ के, और उसके बाद डीसीपी साहब ने की, और जो दूसरे अधिकारियों ने भी की, जो क्राइम्स वो करे जा रहे हैं जिसके सबूत इनके पास बहुत सारे। उत्तर प्रदेश की महान पुलिस के जो बहुत सारे अधिकारी हैं वो योगी जी का आदेश ज्यादा मान रहे हैं और भारत के संविधान और कानून का आदेश कम मान रहे हैं। मैं ऐसे सभी अधिकारियों को जो अपने राजनीतिक आकाओं की बात संविधान और कानून से ज्यादा मानते हैं, उनको मैं अपराधी मानता हूं, क्योंकि वो अपराधी ही हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी जो अपने दायरे से बाहर, कानून और संवैधानिक दायरे से बाहर जाके बात करता है, वो संविधान और कानून की नजर में अपराधी होता है। तो मेरे साथ उमंग खरखोदिया साहिबा हैं और इधर इसरार खान साहब हैं, दोनों गाजियाबाद में बहुत ही ब्रिलियंट लॉयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अम्बेडकरवादी हैं। इसीलिए जो देश की जनता, जो इनके क्लाइंट्स हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रोएक्टिवली काम करते हैं। इसकी वजह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कमिश्नर हैं कोई गाजियाबाद पुलिस के और अजय मिश्रा साहब हैं, और उनके अंडर जो दूसरे अधिकारी भी हैं, वो सब इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए है कि इनके साथ पूरा वकील समाज खड़ा है। कानून के हिसाब से काम करें। जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी हैं, कानून तोड़ के काम हो रहा है। इनकी एफआईआर जो इन्होंने कराई, जो अभद्रता एसएचओ साहब ने की थी वहां के, और उसके बाद डीसीपी साहब ने की, और जो दूसरे अधिकारियों ने भी की,
जो क्राइम्स वो करे जा रहे हैं, जिसके सबूत इनके पास बहुत सारे हैं, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और अपने आप ही अपराध की श्रेणी में आता है। इनकी एफआईआर जो अभी तक दर्ज नहीं की गई है वो अपने आप में SC/ST एक्ट की धारा 4 का अपराध है। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट से एक अमित कुमार नाम की जजमेंट आई है जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तो दोषी पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं यही बात समझाना चाहता हूं ये कमिश्नर साहब को भी और बाकी अधिकारियों को भी, गाजियाबाद की पुलिस के संविधान के हिसाब से काम करें, वरना उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके लिए तैयार रहें। मैं स्वयं इनका केस करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भी जाऊंगा, इन्होंने मुझे ऑलरेडी एंगेज कर लिया है और जरूरत पड़ी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आऊंगा, लेकिन संविधान की चलेगी, किसी पुलिस अधिकारी की गैर कानूनी कार्यवाही नहीं चलेगी। इस देश में संविधान चलेगा सिर्फ, ये गैर कानूनी हरकतें किसी की नहीं चलेंगी, चाहे वो पुलिस के अधिकारी के पद पे बैठा हो, चाहे वो मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो। इसलिए मेहरबानी करके SC/ST एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसका अक्षरता पालन कीजिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए। ये मैं आपको जो भारत का न्याय और कानून की जो प्रावधान है वो बता रहा हूं। बाकी अब हम आपको आखिरी बार ये कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके संविधान की अपनी शपथ याद करें और इनके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई न्याय संगत बनती है वो तुरंत करें। पहले तो इन्हें सुरक्षा दिलाएं, उसके बाद जो भी एफआईआर दर्ज करने के बाद जितनी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये मैं आपको SC/ST एक्ट के प्रावधान ही बता रहा हूँ, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की वीडियोग्राफी होगी, वरना धारा 4 अपने इत्मीनान से आराम से पढ़ लें सब। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ और अब मैं गुजारिश करूंगा उमंग जी से भी और इसरार जी से भी कि वो अपने 2 शब्द बोले। ये जो घटना है 5 अक्टूबर 2024 से शुरू होती है। एक मामले में मैं शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर जो स्टार खान लॉयर हैं उनके साथ गई थी थाना नंदग्राम SHO धर्मपाल सिंह के पास। उन्होंने मुझे एफआईआर दर्ज करने की बाबत जो है उसकी एवज में जो है मुझसे डिमांड की थी अपने रात एक साथ सोने के लिए। वो चाहते थे कि एक रात में उनके साथ सो जाऊं और उसके बाद वो मेरी एफआईआर दर्ज करें, जिसका मैंने विरोध किया और जो संबंधित जो पुलिस अधिकारी थे उनको मैंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उसकी पहली जांच जाती है ACP पूनम मिश्रा कवि नंदग्राम को। उनका कहना था कि आप एक काम कीजिए, जो आपके आई विटनेस हैं उनके और अपने स्टेटमेंट करा दीजिए। फुटेज मैंने देख ली है घटना की, आप लोग लिपसिंग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं ये मैं जांच करा लेती हूँ, आप अपने और अपने स्टेटमेंट गवाह के जो है ना स्टेटमेंट दे दीजिए। हमें लगा चलो ठीक है। मैंने उनसे कहा कि मैम आप एक काम कीजिए, थाने की जो है वो वीडियो फुटेज अवेलेबल करा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैडम कोर्ट में फाइल जाएगी, आप वहाँ से निकलवा लेना। लगभग 15 दिन बाद जब हम उनसे मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ही जो SHO है उनके खिलाफ थोड़ी ना एफआईआर दर्ज करने बैठी हूँ। ऐसा कह के उन्होंने IGS पर रिपोर्ट लगाई है कि लगभग 10 दिनों से कैमरे खराब थे, जिसकी वजह से फुटेज अवेलेबल नहीं है। और दूसरा ये कि जो SHO धर्मपाल सिंह है वो यहाँ पे थे नहीं, मतलब उन्होंने GD में एंट्री भी उन्हें गलत दिखा दी। उसकी शिकायत लेके मैं DCP सिटी राजेश कुमार सिंह के पास पहुंची। हमने उनसे कहा कि सर एक तो जो है ना इसकी फुटेज की उसकी लाइव लोकेशन निकलवाई जाए, CUG नंबर की जो SHO का नंबर था। दूसरा जो कैमरा है उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाए। उन्होंने कहा मैडम अगर आप संतुष्ट नहीं है, वैसे तो जांच हो गई है लेकिन मैं दोबारा जांच करवा देता हूँ। दोबारा जो जांच गई है वो ACP कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव के पास गई है। उन्होंने छूटते ही ये बोला कि जो ACP पूनम मिश्रा है वो तो मेरी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने जांच कर दी है, वो फाइनल है। तो हमने कहा पता नहीं कैसे DCP सर ने मेरे पास जांच भेज दिया। तो हमने कहा कि सर अगर गलती से जांच आ गई है तो आप वापस भेज दीजिए। उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ। उन्होंने जो ACP पूनम मिश्रा ने रिपोर्ट लगाई थी वही सेम कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट लगा के जांच बंद कर दी। हम वापस DCP सिटी राजेश कुमार सिंह के पास गए, फिर से उनको वही एप्लीकेशन दी कि सर इसकी फोरेंसिक जांच कराएं, दूसरा CUG नंबर की लाइव लोकेशन निकलवाएं। उसके बाद 10 मार्च 2025 को इसी 10 मार्च को मैं इसरार खान के साथ CP गाजियाबाद अजय मिश्रा से मिली और उनके सामने ये बात रखी कि सर आपकी जो ACP हैं उन्होंने CCTV फुटेज भी नष्ट कर दी है और दूसरा धर्मपाल जो सिंह है उन्होंने मुझसे ऐसे कहा था, उनकी GD में एंट्री भी गलत दिखाई है। छूटते ही वो बोलते हैं ढेड़ भंगी चमार चमट्टी गंदी नाली के कीचड़ हो तुम लोग, चल निकल यहाँ से। मेरी ACP के खिलाफ शिकायत लेकर दर्ज करने आई है। उसके बाद जो वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे उनसे धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। मैंने उनसे ये भी बोला सर आपने जो आपके CUG नंबर और आपके प्यारों का जो CUG नंबर है उस पर मेरे नंबर को ब्लॉक किया हुआ है, उसको अनब्लॉक कर दे। उन्होंने नहीं सुना और धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। जैसे उन्होंने मुझे बाहर निकाला, उन्होंने हमारे फोन लेके रखे हुए थे, मैंने अपना फोन लिया और वहीं से वापस जो है एंट्री करते हुए दोबारा से और वहाँ की पूरी वीडियोग्राफी करी। पूरे CP के ऑफिस के प्रीमाइसेस में कहीं भी CCTV कैमराज नहीं लगे हुए, ना एंट्रेंस पे लगे हुए, ना ही अंदर लगे हुए हैं। घटना स्थल से मैंने 112 पे और DCR कंट्रोल रूम जो है वहाँ पे फोन किया। उनका कहना है कि मैडम वो हमारे CP साहब है, हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं से DGP ऑफिस लखनऊ फोन किया तो उनका कहना है कि CP से तो तुम कुछ करवा नहीं पा रहे हो, हमारे पास फोन करते हो। शाम तक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है संजय प्रसाद सिंह, उनको मेल किया, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से बताया, उनको कॉल के माध्यम से बताया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 12 तारीख को मैं वापस गई DCP सिटी के पास।
तो यही पूछने के लिए कि सर क्या आपने सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच कराई है, क्या आपने नंबर की लाइव लोकेशन निकलवाई है, तो बजाय वो उस पर गौर करने के सीधा ही बोलते अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे सीपी के खिलाफ जो है शिकायती प्रार्थना पत्र देने की, तुमने उनके खिलाफ ही शिकायत ही कर दी हो और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे ऊपर ना एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मैं आगू बोला हुआ बैठा हूँ, मेरा खून खोल रहा है। ऐसे करके उन्होंने कहा तुम जेल चली जाओगी। लगभग 4 घंटे ही हुए थे सेम डे, और वहाँ पे असीम अरुण जी आए थे गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में, देवी हॉल में असीम अरुण जी आए थे। तो हमने सोचा कि उनसे एक बार मुलाकात कर ली जाए, उनको शिकायती प्रार्थना पत्र दे दिया जाए। जब वहाँ पे मिलने पहुंचे, जब पूरे ही पुलिस डिपार्टमेंट को पता चला कि लोग उनसे मिलकर हमारी शिकायत न कर दें, तो इन्होंने गैर कानूनी रूप से हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने की कोशिश की। हम जैसे तैसे वहां से बच के निकले। 13 मार्च 2025 को फिर हम एनसीएससी कमीशन गए। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि हमने उनको फुटेज अवेलेबल कराई, डीसीपी सिटी ने जो धमकी दी थी उसकी ऑडियो अवेलेबल कराई है, सीपी कार्यालय में कहीं भी कैमरे नहीं है उसकी वीडियो अवेलेबल कराई। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पहला नोटिस किया डीएम गाजियाबाद को, डीजीपी लखनऊ को, और 2 दिन पहले उन्होंने रिमाइंडर भेजा है वापस से डीएम गाजियाबाद को और डीजीपी लखनऊ को। तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सारा पुलिस डिपार्टमेंट मिला हुआ है, सब कुछ सीपी की वजह से हो रहा है, सीपी अजय मिश्रा की वजह से पूरा भ्रष्ट हो चुके हैं लोग। बदमाशों की तरह ट्रीट करते हैं, पुलिस की तरह, एक आईपीएस ऑफिसर की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करता है। जो जैसे बैठे हैं आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता और निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए और सारा वक्फ बिल पर मचे घमासान के बीच ही गुस्से से लाल हो गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मोदी ब्रिगेड को दिया झटके पर झटका। वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन का नया कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। वक्फ कानून के बनने के साथ ही देश भर में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। इस कानून के विरोध में विपक्षी दल और कई मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस कानून को रद्द करने की अपील की है। और बता दें कि वक्फ कानून के लागू होते ही देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। लेकिन अब इन सब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनता के समर्थन में उतरती हुई दिखाई दे रही है। भले ही उन्होंने वक्फ बिल को मंजूरी दे दी हो, लेकिन अब वे जनता को उचित न्याय दिलाने की बात भी कर रही है और साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल पर मचे घमासान के बीच ही वे न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाती हुई नजर आ रही है। और उनके इस बयान ने मोदी ब्रिगेड की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल इस वक्त महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है और वायरल वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने ही जनता को उचित न्याय दिलाने का तरीका बताती हुई दिखाई देती है और वे न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये कहती हुई नजर आती है कि कई बार कोर्ट के फैसलों के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता। लोग एक एक केस के लिए सालों तक लड़ाई लड़ते हैं, समय, रुपए और रातों की नींद बर्बाद होती है। कुछ मामले हाई कोर्ट में फाइनल होते हैं और साथ ही वे आगे ये भी कहती है कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि लोगों को वास्तविक रूप से न्याय मिले और ये कैसे होगा इसका रास्ता मुझे नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कानून मंत्री, जज, वकील सब मिलकर इसका रास्ता निकाले। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। जो जैसे बैठे हैं आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता और निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज्यादा जेलें बनाने का ये क्या जरूरत है? कौन करना चाहिए? मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। यहाँ लॉ मिनिस्टर है और आप सब जो जैसे मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज को आप समझिए। और बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये वीडियो अब ऐसे समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जब देश भर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये बयान मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है और मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई है और लोग पीएम मोदी और मोदी सरकार की नीतियों पर अब सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि वीडियो बीते दिनों पहले का है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर यह धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और इस वीडियो ने अब मोदी ब्रिगेड की मुश्किलें बढ़ा दी है। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।